ओवरव्यू लिया था कि यार पूरा कोर्स हमारा किस तरीके से सही है, और उस ओवरव्यू में हमें समझ में आ रहा होगा कि यार एक बंदा होगा जो कि कंपनी बना रहा होगा, जब कंपनी बना रहा होगा तो कुछ चीजें वो डिसाइड कर रहा होगा, सही है। और वो क्या चीजें डिसाइड कर रहा होगा कि यार कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, कंपनी का बिजनेस क्या होना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए, कौन कौन मेंबर्स होगा, कंपनी का ऑफिस एड्रेस कहाँ पे होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, ये कुछ चीजें डिसाइड कर रहा होगा। और उसके बाद जब वो सारी चीजें बना लेगा तो फिर वो क्या करेगा, वो कंपनी ओन तो करता है लेकिन कंपनी को मैनेज नहीं करेगा। मैनेज कौन करेंगे? डायरेक्टर्स करेंगे। डायरेक्टर्स अकेले सारा काम नहीं कर सकते, वो किसको अपॉइंट कर रहे होंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रहे होंगे, और वो लोग बैठ के पूरा साल बिजनेस कर रहे होंगे। अब बात यह है कि ओन शेयर होल्डर करता है, मैनेज डायरेक्टर करते हैं, दोनों को एक जगह जमा होना पड़ेगा ताकि चेक करें कि भाई ये कैसे मैनेज कर रहा है। तो इसके लिए क्या कॉल करनी पड़ेगी? इसके लिए मीटिंग्स कॉल करनी पड़ेंगी, जर्नल मीटिंग्स कॉल करनी पड़ेंगी। उस मीटिंग में क्या तरीके कार होंगे, वो कुछ चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास थी वो ये थी कि यार अब वो पूरा साल जब मैं काम कर रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनने चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस बेसिस पे बनने चाहिए? IFRS के बेसिस पे बनने चाहिए। मैं कल को डिविडेंड दूंगा, कंपनी बंद भी हो सकती है, सारे मरहले चल रहे होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जब मैं कंपनी बनाता हूँ तो मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सही है। और वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कहलाता है? वो मेमोरेंडम ऑफ ये कहलाता है कि ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि एक कंपनी को जो लोग बनाने वाले होते हैं वो चीजें डिसाइड करते हैं। अब एक ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जो आपस मेंबर्स के आपस में होना चाहिए। वो लास्ट क्लास वाली एग्जांपल याद आ रही है, ABCD? तो मेंबर्स के आपस में कोई अरेंजमेंट होना चाहिए, और मेंबर्स और कंपनी के दरमियान भी एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या बना रहे होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। ये हमने एक ओवरव्यू लिया, तो ये हमारा पूरा सिलेबस है जो अगले 3-4 महीने पढ़ना है। आज की क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास है कि यार आप यूं समझें, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10। ये कोई आप यूं समझें, ये कोई P1 का मतलब एक बंदा है, P2 का मतलब 2 बंदे, P3 का मतलब 3 बंदे। ये डिफरेंट बंदे हैं, सही, डिफरेंट लोग हैं। अब जब ये डिफरेंट लोग हैं तो इन लोगों ने करना क्या होगा? इन लोगों को इन लोगों ने कंपनी बनानी है? पहला सवाल, क्या इन लोगों ने कंपनी बनानी है? तो भाई इनको क्या कोई वही नाजिल होगी कि कंपनी बनानी है? इनको क्या कोई वही नाजिल होगी? तो इसका मतलब यह है कि क्या इन लोगों को कंपनी बनानी है या नहीं बनानी है, डिसाइड करने वाला कौन होगा? SEC। इसका फुल फॉर्म क्या था? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक बॉडी होगी, ये एक अथॉरिटी होगी जो कि डिटरमाइन करेगी कि क्या इन लोगों को कंपनी बनानी चाहिए या नहीं चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, लेकिन क्या ये बंदा एक एक बंदे से पूछ सकता है कि भाई तुमने कंपनी बनाई या नहीं बनाई? क्या ये ऐसा पूछ सकता है? तो इसका मतलब ये है कि यार इसने कंपनी को बनाने के लिए एक गाइडेंस दी जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2017, जिसका लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू दिया था। तो इस SECP ने एक चीज बनाई, क्या बनाई? पार्लियामेंट ने बनाई। और गवर्न कौन करता है इसको? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इसने कानून बनाया। कानून किससे रिलेटेड बनाया? कंपनी से रिलेटेड एक कानून बनाया। और इसके अंदर जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपके पास है सेक्शन, वो आपके पास सेक्शन कौन सा है? वो आपके पास सेक्शन है सेक्शन 9। और ये सेक्शन 9 क्या है? ये सेक्शन 9 है कि किन लोगों की रिक्वायरमेंट है। कानून आपके ऊपर नाफिज हो चुका है कि जी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करवाना है। तो सबसे पहला कानून है कि जी आपके ऊपर ये कानून है कि आपने एज अ कंपनी रजिस्टर्ड कराना है। आज की क्लास में हम जो ओवरव्यू लेंगे वो किस चीज का ओवरव्यू लेंगे? वो सेक्शन 9 का ओवरव्यू लेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, ये सेक्शन 9 है क्या? हम काम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये करेंगे, हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे। जो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसको पढ़ने के बाद इसके अंदर जो इंटरप्रिटेशन के मसले हैं उसको एनालाइज करेंगे, सही है। ये वर्ड क्यों लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, इसको एनालाइज करेंगे। उसके ऊपर जो हमारे पास इलस्ट्रेशंस होंगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मौजूद है उसको देखने की कोशिश करेंगे ताकि पेपर में कभी भी जैसा सवाल आए हम उसको आराम से
पिक कर सके। तो आज की पहली क्लास जो है वो हमारी सेक्शन 9 के ऊपर होगी। ये वो सेक्शन है जो कि हम सबके ऊपर IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है, और कल को आप भी कोई बिजनेस करने जाए तो उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा कि जी आपने अगर कंपनी नहीं बनाई तो सेक्शन 9 ये कहता था कि आपको कंपनी बनानी चाहिए थी, चूंकि आपने कंपनी नहीं बनाई तो आपके ऊपर इतने की पेनल्टी इंपोज कर दी गई है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? हैंड आउट सबके पास है प्यारे बच्चों? अच्छा जी, हैंड आउट यार पास कर दोगे तो रही जल्दी। मिल गया सबको? या तुम थोड़ा शेयर कर लो तो उससे, या सबको दे दो ना यार यहाँ पे जल्दी, छेती छेती। डन हो गया यहाँ पे? अच्छा चले, और आज की क्लास में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमारा हैंड आउट भी किस तरीके से होगा। सबसे पहली चीज कंपनी की डेफिनेशन। कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हम पढ़ के आ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2017, और लिखी हुई डेफिनेशन इस तरीके से, कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। तो जो पीआईए है, लेट्स से ऑल्दो कंपनीज एक्ट नहीं, बट अगर पीआईए कोई ऐसी कंपनी जो 2017 से पहले की बनी हुई है तो क्या उनके ऊपर, क्या वो कंपनी नहीं कहलाएंगी? हाँ जी, क्या वो कंपनी नहीं कहलाएंगी? तो आगे इसने एक और वर्ड दिया है, अंडर दिस एक्ट और दी कंपनी लॉ। कंपनी लॉ की डेफिनेशन क्या है? कंपनी लॉ मींस द रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1900। जब पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ था तो पाकिस्तान का अपना तो कोई कानून था नहीं, तो जो गोरों ने कंपनीज एक्ट 1913 बनाया हुआ था, हमने उसी को क्या कर लिया था? एडॉप्ट कर लिया था। कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, 40-45 साल बाद, 40-45 साल बाद हमने अपना कानून बनाया। इंडिया भी आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उन्होंने 1954 में अपना कंपनीज ऑर्डिनेंस बना लिया था, कंपनीज एक्ट बना लिया था। हमें 40 से 45 साल लगे अपना कानून बनाने में, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, फिर उसके बाद कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड इंक्लूड दिस एक्ट। कौन सा एक्ट? कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2017। इसका प्यारे बच्चों, इसका सिंपल मतलब क्या है कि हर वो कंपनी जो 1913 में भी कंपनीज एक्ट 1913 के हिसाब से रजिस्टर्ड हुई है, 1984 के हिसाब से भी, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 के हिसाब से भी, और कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से, अगर उनके हिसाब से भी कोई कंपनी उस जमाने में रजिस्टर्ड हुई है वो भी इसके ऊपर अप्लाई होगा। उस वक्त जो कानून थे बड़े आसान थे। उस वक्त जो कानून थे, टैक्स अगर आपने देखा होगा, टैक्स कभी भी किसी जमाने में इतना मुश्किल, सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहे, चीजें चेंज होती रही है, उस वक्त कभी भी कानून इतना मुश्किल नहीं था। जब कानून मुश्किल नहीं था तो उस वक्त लोगों ने कंपनी बना ली थी कि चलो सही है, इतनी कोई ज्यादा रेगुलेशन नहीं है। लेकिन जब चेंजेस आने लगी तो वो कंपनी ये क्लेम नहीं कर सकती कि जी मैं तो कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से नहीं बनी तो इसलिए मुझे इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं। नहीं, कंपनीज एक्ट खुद कहता है कि मैं किस किस के ऊपर अप्लाई होऊंगा, उन कंपनीज के ऊपर भी होऊंगा जो कि 1913 में बनी है, उन कंपनीज के ऊपर भी होऊंगा जो कि 1984 में बनी है, उन कंपनीज पे भी होऊंगा जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 में भी बनी है, और उन कंपनीज के ऊपर भी होऊंगा जो कि इस साल कंपनीज एक्ट 2017 में बनी है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? दो अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में। देखें, एक लाइन की डेफिनेशन, लेकिन थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करनी होगी। कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। फॉर्म्ड के ऊपर पूरे सेक्शंस मौजूद है, नोट करें यहाँ पे, और रजिस्टर्ड के ऊपर पूरे सेक्शन मौजूद है। कंपनी फॉर्म करनी है तो कौन कौन सी कंपनी फॉर्म कर सकता हूं? थोड़ा बहुत आइडिया होगा, पब्लिक कंपनी कर सकता हूं, प्राइवेट कंपनी कर सकता हूं, सिंगल मेंबर कंपनी कर सकता हूं। तो कंपनी जब मुझे फॉर्म करनी होगी तो कौन कौन सी कंपनी फॉर्म करनी होगी? और सिर्फ फॉर्म करने से काम नहीं चलेगा, उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। किसके पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा? एससीसीपी के पास मुझे जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और जब मुझे एससीसीपी के पास जाना पड़ेगा तो दो डॉक्यूमेंट देने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये डॉक्यूमेंट मैं जमा कराऊंगा, एससीसीपी अपने रजिस्टर में मेरा नाम लिख देगा, एबीसी कंपनी। क्या बिजनेस करती है? ये बिजनेस करती है। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? यहाँ पर है। कितने मेंबर्स हैं? इतने मेंबर्स हैं। उनकी सिग्नेचर, उनके एनआईसी, और कितना पैसा लगाया है? इतना पैसा लगाया है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इट मींस एससीसीपी के पास कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद होंगी आपकी,
और कल को आप जरा भी यहाँ पे छेड़छाड़ी करेंगे, किसके पास जाना पड़ेगा? एससीसीपी के, या तो एससीसी के पास जाना पड़ेगा या उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि उसका रजिस्टर क्या हो जाए, उसका रजिस्टर अपडेट हो जाता है। ये अगर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस होगा तो ये पॉइंट्स एग्जैक्टली एक ही टोन में 10 जगह पे लिखे हुए। अगर आपने नाम चेंज करा तो आप एससीसीपी को इन्फॉर्म करेंगे। अगर आपने अपना बिजनेस चेंज करा तो पहला स्टेप क्या होगा? अगर बिजनेस चेंज करना है, शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दूसरा स्टेप क्या होगा? अगर उसने अप्रूव कर दिया, किसको इन्फॉर्म करना होगा? एससीसी को। कितने दिन में करना होगा? अप्रूवल के 15 दिन में करना होगा। तो यूं जब आप एक चीज सोचेंगे और लॉजिकली पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑटोमेटिकली आपको पता होंगे कि पहला स्टेप ये होगा। और लॉ में बड़ा मैटर करता है प्यारे बच्चों, कभी भी खुदा का वास्ता यूं ना लिख दीजिएगा मैं पहले एससीसी को इन्फॉर्म करूंगा और फिर शेयर होल्डर से अप्रूव लूंगा, ये ना करेगा। पहले किसकी अप्रूवल होगी? तो आपके आंसर का जो सीक्वेंस और स्ट्रक्चर है ये बड़ा मैटर करेगा। क्लियर हो गया हम सारे यहाँ पे? अच्छा, अब हम आते हैं सेक्शन 9 के ऊपर। और सेक्शन 9 की हेडिंग क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। और इसके ऊपर एक सेक्शन 9 है जो कि आपसे कहता है ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टेन एसोसिएशन, सर्टेन पार्टनरशिप एज कंपनी। तो अगर कोई एसोसिएशन है, अगर कोई पार्टनरशिप है, तो उनको रजिस्टर होना पड़ेगा एज अ कंपनी। ये वो रिक्वायरमेंट है जहां पे मैं और एमक्यू बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि क्या आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को कंपनी बनाना चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो हम कौन से सेक्शन को देख रहे होते हैं? हम इस सेक्शन को देख रहे होते हैं। मैं ऑडिट फर्म में काम करता हूं, वो फर्म है, वो पार्टनरशिप है, वो कंपनी क्यों नहीं है? बिकॉज मैं इस सेक्शन को देख रहा होता हूं कि क्या उसको कंपनी बनाने की जरूरत है भी या नहीं। क्या यहां तक बात समझ आती है? आज की क्लास में प्यारे बच्चों सेक्शन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, बिकॉज ये वो सेक्शन है जिसमें मैं और आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या हमें कंपनी बनानी चाहिए भी या नहीं। और इसके अंदर जो वर्डिंग्स लिखी है उसके ऊपर थोड़ा सा आपने कॉन्सेंट्रेशन करना है। देखें, नो एसोसिएशन, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और entity consisting of more than 20 persons shall be formed। और formed का वर्ड ऊपर हमने पढ़ा, what is company? Company means a company formed। तो no association, partnership or entity consisting of more than 20 persons shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of gain by the association, partnership or entity or by the individual members thereof, unless it is registered as a company। फॉर्म तो हो चुकी है, बिजनेस कर रहा हूं तो फॉर्म तो हो चुकी है, लेकिन अगर 20 से ज्यादा बंदे हैं, 20 से ज्यादा बंदे हैं प्यारे बच्चों, और मैं क्या हूं? मैं कोई एसोसिएशन हूं, कोई पार्टनरशिप हूं, कोई एंटिटी हूं, जिसका बिजनेस क्या है, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है कि मैंने क्या करना है? बिजनेस करना है। क्यों बिजनेस करना है? ताकि वो जो मैंने कंपनी बनाई है या जो एसोसिएशन बनाई है उसको फायदा हो, या उसके थ्रू शेयर होल्डर्स को या मेंबर्स को या पार्टनर्स को फायदा हो। अनलेस it is registered as a company under this act, and any violation of this section shall be an offense punishable under। ये पनिशमेंट का सेक्शन लाजमी आना था। क्यों आना? बिकॉज अगर पनिशमेंट नहीं होगी तो कोई भी बंदा कंपनी बनाएगा नहीं। तो हमेशा याद रखेगा पनिशमेंट का सेक्शन लाजमी आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज आपसे कंपनी से क्या रहा है कि कोई भी एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी, कितने लोग? मोर देन 20%, मोर देन 20% ना यार, मोर देन 20%। क्यों? किस लिए बने? ऑब्जेक्ट क्या है? किस लिए बने? बिजनेस करने के लिए। क्यों बिजनेस करना है? ताकि क्या कमाए? गेन कमाए। क्यों गेन कमाए? ताकि या तो वो गेन इसके पास जाए, या वो गेन इसके पास जाए, या वो गेन इनके पास जाए, या जिन लोगों ने बनाया है उनके पास गेन जाए। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर जी मेरे भाई, सॉरी, देखिए अगर आप देखेंगे नो एसोसिएशन कॉमा और आगे लिखा हुआ है पार्टनरशिप और एंटिटी, आपका पहला सवाल ये होना चाहिए था, सर इस सब सेक्शन 1 में कंपनी का वर्ड क्यों यूज नहीं हो रहा? आपका पहला सवाल ये, फिर मैं उसके बाद आपके सवालों का जवाब दूंगा। आपका पहला सवाल ये होना चाहिए था, सर इस सब सेक्शन 1 में
कंपनी का देखिए रट्टा भी लगाना है ना, लॉजिकल लगाना। इस सबसेक्शन में अगर कभी पेपर में लिखूंगा, मैं कभी भी कंपनी का वर्ड नहीं लिखूंगा। नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी में कभी भी कंपनी का वर्ड नहीं लिखूंगा। क्यों? आपका पहला सवाल ये होना चाहिए, क्यों? बिकॉज कंपनी की डेफिनेशन ये फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अभी तो रजिस्टर्ड हुए नहीं आप, तो रजिस्टर्ड हुए नहीं, तभी इस सब सेक्शन में कभी भी आपने कंपनी का वर्ड नहीं लिखना। एसोसिएशन और कॉमा पार्टनरशिप, इसको दो वर्ड्स इसलिए दिए प्यारे बच्चों। एक तो हमारे पार्टनरशिप होती है जो हम पार्टनरशिप एक्ट के तहत बना रहे होते हैं, सही। मैं और मैम एक बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, हमारा जो एग्रीमेंट है वो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। एक होती है एसोसिएशन, और पार्टनरशिप और एसोसिएशन में फर्क होता है। पार्टनरशिप और एसोसिएशन में फर्क होता है। आपने मुफाक का नाम सुना है? म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। जितने भी म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना है आपने, या म्यूचुअल फंड्स का सीए कर रहे हैं यार, म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना है? तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, सही है, इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई हुई है। पार्टनरशिप नहीं कर रहे आपस में, गेन वगैरह एक्वायर नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, एक एसोसिएशन बनाई है। क्यों एसोसिएशन बनाई हुई है? ताकि वो इस बिजनेस को चला सके, इस बिजनेस को ऑपरेट कर सके। पार्टनरशिप नहीं है, प्रॉफिट नहीं कमाना उनको, उनके दरमियान कोई चीज। कासा का नाम सुना है आपने? एक एसोसिएशन है, पार्टनरशिप नहीं है। कितने बैंक हमारे पास? नेशनल बैंक, एचबीएल, यूबीएल, ये सारे के सारे एक कंपनी है। लेकिन इस सारे बैंक्स के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम है पीबी, और वो कहलाता है पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन। इनमें बैंक्स ऊपर पार्टनरशिप नहीं कर रहे, बैंक से नीचे कमा रहा है, लेकिन एक बॉडी बनी, एक बॉडी कॉर्पोरेट बनी, जिसका काम क्या है कि वो सारे मेंबर्स आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और जिस पर्पस के लिए वो बना हुआ है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तभी एसोसिएशन और पार्टनरशिप के वर्ड के बीच में उसने कॉमा का वर्ड यूज किया। क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक? अच्छा, लेकिन पहला सवाल क्या होना चाहिए था सर, यहाँ पे कंपनी का वर्ड क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं। तो रट्टा भी लगाओ तो लॉजिकल लगाना का कंपनी का वर्ड नहीं लिखना है इसमें, सही है। हाँ, अनलेस अगर 20 से ज्यादा लोग हैं और अगर बिजनेस कर रहे हैं और उनका ऑब्जेक्ट है बिजनेस गेन करना है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो आईटी स्कूल ऑफ फाइनेंस हो, अगर 20 से ज्यादा लोग हैं तो उन लोगों ने क्या करना पड़ेगा? उन लोगों को कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, कंपनीज एक्ट में दाखिल होना पड़ेगा, कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी। फॉर्म के लिए अलग सेक्शन है, रजिस्ट्रेशन के लिए अलग सेक्शन है, और जब वो कंपनी फॉर्म करेंगे उसके बाद ही वो बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं कर। बिकॉज आपका कानून ये कहता है कि अगर बिजनेस करना है कंपनी रजिस्टर करवाओ। क्लियर हो मेरे भाई? कोई सवाल? बहुत है, पढ़ता है अभी तो एक ही सेक्शन पढ़ रहा है, अभी तो एक ही सेक्शन पढ़ा है। किसी एक्सेप्शन, मैं आपको भी कह रहा अभी एक सेक्शन पढ़ा है, अगले सेक्शन में पेनल्टी पढ़ेंगे, उसके अगले सेक्शन में एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। डन हो गया मेरे भाई? ये सेक्शन क्लियर है हम सबको? जी मेरे भाई। सॉरी, entity, it could be any corporate body. Entity means it could be any। अच्छा, एंटिटी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है, उसने डिफाइन नहीं किया, तो उसने एसोसिएशन का वर्ड लिखा, पार्टनरशिप का वर्ड लिखा, बिकॉज इनके ऊपर रेगुलेशंस है। तो अगर कोई ऐसा बंदा जो ना एसोसिएशन में फॉल करता है ना पार्टनरशिप में फॉल करता है और वो पैसा कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उनको कवर करने के लिए कौन सा वर्ड यूज कर दिया? एंटिटी का वर्ड यूज कर दिया कि जी अगर आपने कोई एक एंटिटी बनाई हुई है, सही है, उसको भी अगर 20 से ज्यादा बंदे हैं और पैसा कमा रहे हैं और ऑब्जेक्ट है कि पैसा कमाना, उसको भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। क्लियर हो गया हम सारे यहाँ तक? बच्चों डन है यहाँ पे? अच्छा, तो वापस से मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। नो एसोसिएशन कॉमा पार्टनरशिप और एंटिटी consisting of more than 20% shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of gain by the association, partnership or entity, or by the individual members thereof, unless it is registered as a company under this act, and any वो and आ गया और अगर इसकी वायलेशन करी तो shall be an offense punishable under this section। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं सब सेक्शन 2 पढ़ता हूँ। A person guilty of an offense under this section shall be liable to a penalty not exceeding of level 1 on the standard scale, and also be personally liable for all the liabilities incurred in such business। यहाँ मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। लॉ के नजर में, कंपनीज एक्ट के नजर में आपकी कोई हैसियत नहीं है। क्यों हैसियत नहीं है? क्योंकि अभी आप रजिस्टर्ड नहीं हुए, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जिसमें मुझे कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड होना पड़ रहा है, लेकिन मैं रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, तो यहां पे आपके ऊपर एक कानून आयद कर दिया जाएगा। क्या कानून आयद कर दिया जाएगा? कि जी आपको पेनल्टी
इंपोज करनी पड़ेगी। ये जो P2 है, इसके ऊपर एक कानून आ गया बेटा, क्या फॉर्म करो? कंपनी। मैंने कंपनी फॉर्म करी। जब मैंने कंपनी फॉर्म करी, मैंने कहा मैं तो अलग हूं, कंपनी अलग है, तो जो मेरी लायबिलिटी थी वो तो मुझे पे करने की जरूरत। इस चीज को कवर करने के लिए सबसेक्शन 2 की जो आखिरी लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ पेनल्टी नहीं, आपकी जो भी ऑब्लिगेशन है जल्दी जल्दी वो भी आपने पे करनी पड़ेगी। बच्चों समझ में आ रहा है? लॉ ने क्यों रखा? देखें, फॉर एग्जाम्पल IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस, इट इज नॉट अ कंपनी, ठीक है? तो हमारी एक लायबिलिटी होगी। अगर मैं रेंट पे नहीं कर सकता या KAC को 3, 3.5, 4 लाख का बिल पे नहीं कर सकता, ये 10-15 लाख में डिफॉल्ट कर जाता हूं, क्या के इलेक्ट्रिक IQ से पैसे मांगेगा या मुझसे और MP से पैसे मांगेंगे? सही। अच्छा, अब जब मुझसे पैसे मांगेगा, मैं तो कहूंगा यार मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, चलो आओ मैं क्या बना देता हूं, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। अब जहां मैंने कंपनी बनाई, अब के इलेक्ट्रिक वाला मेरे पास आएगा, बेटा पैसे, तो मैं कहूंगा नहीं मेरे पास नहीं जाओ, किसके पास जाओ? यहाँ पे वो रोक देता है कि अगर कंपनी बना ली तो जो तुम्हारी ऑब्लिगेशन थी उसके लिए तुम ही, जो उस टाइम तक कंपनी बनाने तक जो तुम्हारी ऑब्लिगेशन है उसके लिए तुम ही लायबल हो। यहाँ तक बात समझ आती है? और अगर कंपनी नहीं बनाते, ढीठ बने रहते हो, तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। कौन सी पेनल्टी लगेगी? लेवल 1 की, एज पर द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड स्केल का मतलब क्या है? कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जब मैं पढ़ता था तो हर सेक्शन के नीचे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 ये पेनल्टी आ रही। तो हर सेक्शन के नीचे कोई ना कोई पेनल्टी आ रही। तो जब कानून है तो पेनल्टी भी होगी। कंपनीज एक्ट 2017 में एक अच्छी चीज क्या हुई, उसने हर जगह पे पेनल्टी को 3 टाइप्स में डिफाइन कर दिया, या तो लेवल 1 होगी, या लेवल 2 होगी, या लेवल 3 होगी। ये जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है, ये आपको इसी नीचे सेक्शन 4479 दिख रहा होगा, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको रीड इसलिए करें ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, बिकॉज ये वो चीज होगी जो कि बार बार आपके पास आ रही होगी। क्या लिखा हुआ है भाई? देयर शैल बी of a standard scale of penalty for the offenses under this act, which shall be known as the standard scale. The standard scale consists of level 1, level 2. तो अगर मैं कंपनी नहीं बनाऊंगा तो कौन सी पेनल्टी लगेगी? लेवल 1 की। कितनी पेनल्टी, लिमिट क्या है पेनल्टी की? अप टू ₹25,000। मैक्सिमम ICCP आपको मैक्सिमम IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में 25,000 की पेनल्टी लग सकती है, और पर डे पेनल्टी ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूस कितना? अप टू ₹। तो अगर मुझे कंपनी बनानी है, ICCP कहता है बेटा कंपनी बनाओ, मैं कंपनी नहीं बनाता, हर दिन वो मुझे मैक्सिमम कितने की पेनल्टी लगा सकता है? 500 रुपए की पेनल्टी लगा, लेकिन टोटल में 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो इससे फायदा ये हुआ कि हर सेक्शन के नीचे उसने बता दिया, या तो लेवल 1 बहुत ही कोई बड़ा जुर्म किया है तो लेवल 2, बहुत ही कोई कबीरा गुनाह किया है तो लेवल 3। तो लेवल 2 में अप टू 5 लाख और लेवल 3 में अप टू ₹100 मिलियन। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो लॉ के उसमें अगर डकैती करी है, चोरी करी है, 2 साल सजा, लेकिन अगर कत्ल किया है तो 5 साल लानती है। तो तेरे कत्ल ना कर दो मैं, अगर कत्ल किया है तो 14 साल उम्र कैद भी हो सकती है, सजाए मौत भी हो सकती है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है हमें? तो ये उसने लेवल ऑफ पेनल्टी बताई है। बच्चों ये 2 सब सेक्शन क्लियर है हमें? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब जो आप बात कर रहे थे एक्सेप्शन वाली, अब वो क्या कहते हैं? नथिंग in this section shall apply to, किनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? एनी सोसाइटी, बॉडी, सर ये मेरा एक सवाल है सर, एसोसिएशन अदर देन अ पार्टनरशिप फॉर सर मेरा एक सवाल है सर, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान। मेरा आपसे सवाल है, क्या वर्ड लिखा हुआ है? हम थोड़ा सा एक्सेप्शन को डिस्कस कर रहे हैं, एनी सोसाइटी, अगला बॉडी और क्या SECP कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनी होगी? जल्दी, क्या SECP कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनी होगी? क्यों नहीं बनी होगी? नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के हिसाब से बनी होगी? कंपनीज एक्ट 1913 के हिसाब से बनी होगी? नहीं। SECP इज अ बॉडी। तो अगर कोई बॉडी है तो उसके, और अगर वो अपने कानून के हिसाब से बनी हुई है तो SECP एक्ट भी है, SECP एक्ट है। तो जो SECP एक्ट है उस कानून के हिसाब से अगर कोई बॉडी बनी हुई है तो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई
इट मींस एससीसीपी के ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कंपनीज एक्ट के हिसाब से बना होगा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक अपना ऑर्डिनेंस है, ये उसके हिसाब से बना है। चूंकि उसके हिसाब से बना है, वापस से पढ़ रहा हूं आपके सामने, एनी सोसाइटी बॉडी और एसोसिएशन अदर देन परफॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर, ये बनी है, ऐसी सीपी भी बनी है, फॉर्म भी हुई है, इनकॉर्पोरेट भी हुई है, एसबीपी भी बना है, इनकॉर्पोरेट भी, लेकिन अपने कानून के तहत बना है। वो कानून भी फेडरल गवर्नमेंट ने पास किया है, वो कानून भी पार्लियामेंट ने पास किया है। अगर उन कानून के तहत वो बना हुआ है तो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, चाहे 20 से ज्यादा लोग हो, 2000 लोग हो, 2 करोड़ का बिजनेस हो, 500 अरब का बिजनेस हो, इनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। आईकैप भी एक बॉडी है। बिल्कुल, आईकैप भी एक। अच्छा, आईकैप बॉडी क्यों है? बिकॉज आईकैप कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनी। तो जब एससीसीपी ने नॉक किया आईकैप को कि हाँ भाई एक एसोसिएशन हो 20 बंदे से ज्यादा और बच्चों का खून निचोड़ रहे हो पैसा कमा के, तो जी फौरन से कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड हो जाए। आईकैप ने कहा बेटा जाके फेडरल गवर्नमेंट के पास जाओ, फेडरल गवर्नमेंट ने एक आईकैप रूल्स एंड रेगुलेशन पास की हुई है, मैं अपने कानून के तहत बनाऊं, मुझे तुम्हारी कंप्लायंस देखने की जरूरत नहीं है। मैं किसके हिसाब से बना हुआ हूं? मैं अपने कानून के तहत से बना हुआ हूं। मेरे ऊपर डायरेक्टर का सेक्शन अप्लाई ना करना, मेरे ऊपर काउंसिल का सेक्शन अप्लाई होगा कि कितने काउंसिल होंगे, काउंसिल अपॉइंट कैसे होंगे, प्रेसिडेंट कौन होगा, वाइस। क्या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का वर्ड कभी हमने कंपनी में देखा है? कभी भी कंपनी नहीं, सॉरी, कभी भी कंपनी में नहीं देखा। सही है? क्या आईकैप में ये होता है? आईकैप क्यों? बिकॉज आईकैप अपने कानून के तहत बना हुआ। और जो आप आईकैप के एग्जांपल दे रहे थे प्यारे बच्चों, इसी एग्जांपल के लिए सेकंड लास्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 4 पे। सर मेरा एक सवाल है सर। ये आईकैप का कानून, एक सेकंड यार, हैंडआउट्स को दे दो Excuse me, sir. ये आईकैप का कानून है। दिस यार, इसका थोड़ा सा प्रिंट का मसला है, मेरे पास खराब है, मुझे पता है। सर मेरा एक सवाल है सर। जी आ जाए। This ordinance may be called, जल्दी this ordinance may be called, पेज नंबर 4 पे सब आ गए प्यारे बच्चों, हाईलाइट करना है ताकि एग्जांपल से मैं पता हो। This ordinance may be called चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 में ये ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना स्टार्ट हुआ। सही है? इट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ पाकिस्तान। Chapter 2, all person whose names are entered in the register at the commencement of this ordinance and all person who may hereafter have their names entered in register under the provision of this ordinance, so long as they continue to have their names borne on the said register, are hereby constituted a body. हाँ जी, constituted a body. अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट की एक डिटेल्ड डेफिनेशन है, तो उसका आप मार्क कर लेंगे। व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट, उसको हम पढ़ेंगे। देखें, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स दोस कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बने। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंपनी नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक बॉडी। इसी तरीके से एससीसीपी कोई कंपनी नहीं है, एससीसीपी एक बॉडी। आईकैप कंपनी नहीं है, आईकैप एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सही है? एंड सच पर्सन शैल बी नोन एज द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। कल को मैं मर जाऊं, सारे मेंबर्स मर जाएं, आईकैप खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? द इंस्टीट्यूट शैल हैव अ परपेचुअल, जल्दी succession and a common seal and shall have the power to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable and shall by its name sue and to be। जब हमारे पास कंपटीशन एक्ट आया था तो एसीसीए ने और कंपटीशन अथॉरिटी ने आईकैप के ऊपर केस किया था, आईकैप के प्रेसिडेंट के ऊपर केस नहीं किया था, आईकैप के मेंबर्स के ऊपर केस नहीं किया था। किसके नाम पे केस किया था? आईकैप के नाम पे, कि ये क्या तमाशा रखा हुआ है कि जी फर्म में सिर्फ और सिर्फ सीए वाले ही जाएंगे, एसीसीए वाले नहीं जाएंगे। ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है कि जो ऑडिट रिपोर्ट पर साइन होगी वो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है कि जो तुम बोलोगे कि फीस इतनी होनी चाहिए मिनिमम, तो कंपनी इतनी ही मिनिमम। तो ये तो किसी किस्म का कंपटीशन हो नहीं रहा, ये तो आप मिसयूज कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी को। तो इसके तो केस प्रेसिडेंट के नाम पे नहीं हुआ था, केस मेरे नाम पे नहीं हुआ था, केस किसके नाम पे हुआ था? आईकैप के नाम से हुआ था। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ये कॉमन सी, ये परपेचुअल सक्सेशन, ये कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर रहे होंगे, और बॉडी कॉर्पोरेट को भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर रहे होंगे। डन हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब अगर बॉडी का बात क्लियर है, हम कहाँ खड़े हुए? आईक्यू कहाँ पर है?
पीछे का फुल फॉर्म क्या है? पाकिस्तान एम्प्लॉय, हाँ जी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। PCHS is not a company. PCHS is a society. इसी तरीके से अगर आप में से कोई मेमन वगैरह हो तो मेमनों की बहुत सी सोसाइटी होती है। बाटवा नगर, वहां पे नॉन मेमन तो क्या, बाटवा के अलावा भी कोई मेमन वहां पे नहीं। क्यों? वो जो बाटवा नगर पूरा बनाया गया है वो कुछ मेंबर्स आपस में एसोसिएट हुए, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, बाटवा सोसाइटी बनाई, और सिर्फ वही मेंबर्स इसको चला रहे होंगे। इसकी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं हो रही होंगी। सोसाइटी के ऊपर अपना एक एक्ट होता है जिसके हिसाब से आप उसको डील कर रहे होगे। क्या याद है बात? जी मेरे भाई, सॉरी ना मालूम जगह में, लेकिन सर हमारा ऑनलाइन बच्चों का सवाल है वो कैसे डिपेंड करता है। ये जो DHA है ये बैकएंड पे एक कंपनी ही है, ये कंपनी है। बहरिया भी अगर आप देखेंगे तो बहरिया एक कंपनी बनाई गई है और वो कंपनी है। तो अगर आप बहरिया, वैसे तो हम सिर्फ बहरिया टाउन या बहरिया सुन रहे होते हैं। अच्छा, बहरिया के ऊपर भी एक केस हुआ था और वो केस ये हुआ था कि एक सेक्शन है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन नेम्स, उसमें आप अस्करी यूज नहीं कर सकते, उसमें आप फौजी यूज नहीं कर सकता। आपको पता है ना, मैं एक फौजी के नाम से कंपनी नहीं बना सकता, मैं अस्करी का वर्ड यूज नहीं कर सकता। इन लोगों ने कौन सा वर्ड यूज कर लिया? बहरिया। तो बहरिया तो हमारी जो बहरिया फौज है तो उससे लिंक्ड हो रहा था, तो इनके ऊपर भी केस हुआ था कि जी ये नाम तो प्रोहिबिटेड है, इस नाम के ऊपर। तो फिर कंपनीज एक्ट में चेंज आया तो वहां पे स्पेसिफिकली वर्ड्स लिख दिए गए थे, फौजी, अस्करी, बहरिया, इन नाम से आप कोई कंपनी नहीं बना सकते। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, तो अगर DHA एक सोसाइटी बनी है तो फिर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हिसाब से बनी होगी। और अगर फॉर एग्जांपल कोई एसोसिएशन बनी है, 20 से ज्यादा लोग हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो फिर उसको कंपनी रजिस्टर करवाना जरूरी होगा। ठीक हो गया मेरे भाई? अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? तो इसका मतलब अगर कोई ऐसी CP हो गया, लम्स, नाम सुना हुआ है ना सबने यार, IBA, जहां पे एडमिशन ही नहीं होता हमारा, नाम सुना हुआ है? तो IBA क्या है? कंपनी है? नहीं, IBA अपने ऑर्डिनेंस और अपने एक्ट के हिसाब से बना हुआ है, क्योंकि और पैसा कमाती है। IBA का ऑब्जेक्ट क्या है? पैसा कमाना, सही है? तो अगर पैसे कमा रही है और 20 लोगों से ज्यादा बंदे हैं और पैसा कमा रही है तो कंपनी तो बनानी पड़ेगी, जो हमने सब सेक्शन 1 पढ़ा। लेकिन एक्सेप्शन क्या कहती है कि अगर वो ऑलरेडी किसी और कानून के तहत बन चुकी है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो आप उसके ऊपर कैसे हो सकता है एक बंदे के ऊपर आप 2 डिफरेंट कानून अप्लाई करते हो? उसको समझ ही नहीं आया कि मैं डायरेक्टर अपॉइंट करूं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करूं। आप समझो, उसके ऊपर कभी भी 2 कानून अप्लाई नहीं हो सकेंगे। क्या यहां तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो अगर आप पीछे आएंगे तो मेरे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की हेडिंग आ रही है प्यारे बच्चों। इसमें एक एग्जांपल है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। The Institute of Business Administration Bill 1994 having been passed by the Provincial Assembly of Sindh and assented by the Governor of Sindh on 31 July 1984 is hereby published as an act. IBA इस एक्ट के तहत बना है। अगर IBA इस एक्ट के तहत बन चुका है और इनकॉर्पोरेट हो चुका है तो उसके ऊपर जल्दी जल्दी कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? और अगेन आप पढ़े एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। The Institute of Business Administration at Karachi as reconstituted and reorganized in accordance with the provision of this act. कौन सा एक्ट? IBA Act, Companies Act नहीं। And shall be a body corporate। बॉडी कॉर्पोरेट की एक डेफिनेशन है जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में इसको देखेंगे। कि यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? तो पहली एक्सेप्शन अगर कोई सोसाइटी बनाई है और वो सोसाइटी उन कानून के हिसाब से बन चुकी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 1925 के तहत बन चुकी है, तो आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बॉडी और अपने कानून के या फेडरल गवर्नमेंट के किसी कानून के हिसाब से बन चुकी है, उसको कंपनीज एक्ट कराने की जरूरत नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इसी तरीके से जो मैंने आपसे एग्जांपल दी थी दोस्त मुफाब की, पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन की, वो अपने कानून के हिसाब से बन चुके। जब वो बन चुके हैं, ऑल्दो एसोसिएशन है, उनको कंपनीज एक्ट में आने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर नहीं बने हुए तो फिर कहां पे आना पड़ेगा? फिर उस कंपनी के ऊपर या उस बॉडी के ऊपर या उस एसोसिएशन के ऊपर कोई ना कोई तो कानून हाँ जी है। गेन नहीं है तो फिर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, सेक्शन 42 अप्लाई होता है। ये आगे क्लासेस के लिए क्लियर हो गया दोस्त हम यहाँ पे? अच्छा जी,
सबसेक्शन में वापस पढ़ रहा हूँ, एनी सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन अदर देन अ पार्टनरशिप फॉर्म और इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग। ये इसकी लॉजिक समझ आती है। अगर एक कंपनी कोई भी ऐसी बॉडी, एसोसिएशन, कंपनी का वर्ड यूज नहीं करना, कंपनी का वर्ड यूज कर लिया मतलब कंपनी का वर्ड वही यूज कर सकता है जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बना हुआ रजिस्टर्ड है। तो बॉडी, एसोसिएशन, कॉर्पोरेट, अगर कोई ऐसे हैं वो उनके ऊपर कोई कानून अप्लाई होता है और उन कानून के तहत अगर वो बने हुए, तो प्यारे बच्चों इनके ऊपर अब कंपनीज एक्ट अप्लाई। बिकॉज आप सोच रहे हैं मैं एज एन इंडिविजुअल आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पे पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करूं या आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस पे कंपनीज एक्ट अप्लाई करूं, और जब मैं दोनों चीजें, तो मैं एक वक्त में एक से कंप्लाई कर सकता हूं, दोनों से कभी भी कंप्लाई नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ आती है हमें? अच्छा जी, सर हमें आपसे सवाल पूछना है। जॉइंट फैमिली, कैरिंग ऑन जॉइंट फैमिली बिजनेस। ये आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा कि जी ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा इंडिया से लिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। इंडिया में इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन भी होती है। होता क्या है कि खानदान है, उस खानदान के अफराद 20 से ज्यादा है। सबसेक्शन में देखते रहेगा, उस खानदान के अफराद 20 से ज्यादा है। और जाहिर सी बात है खानदान मिला है तो इसका मतलब है जल्दी जल्दी एसोसिएशन है। इसका मतलब है एसोसिएशन भी। और क्या काम कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं। बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक जमीन है और वो जमीन को बैठ के जो, अच्छा इसमें होता किस तरीके से, 3 जनरेशन चलती है ना, एक परदादा होगा, फिर उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा। जो पैदा होता रहेगा वो ऑटोमेटिकली हिस्सेदार बनता रहेगा, मेंबर बनता रहेगा। सब अभी हम शेयर होल्डर का वर्ड यूज कर रहे हैं, वो शेयर होल्डर नहीं होगा, वो कौन होगा? वो मेंबर बनता रहेगा, सही है। और जो उस खानदान का जो बड़ा होगा वो हेड होगा, सही है, वो चेयरमैन होगा, वो सारे डिसीजंस वही ले रहा होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो अगर कोई जॉइंट फैमिली बिजनेस है प्यारे बच्चों, अगर कोई जॉइंट फैमिली बिजनेस है जिसमें एसोसिएशन है 20 से ज्यादा लोगों की, सबसेक्शन 1 पढ़ते रहिएगा, एसोसिएशन है 20 से ज्यादा लोगों की और पैसा कमा रहा हूं मैं, लेकिन उनको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वो कौन सा बिजनेस है? वो जॉइंट फैमिली बिजनेस। और इसमें बाहर का बंदा कभी भी ऐड नहीं हो सकता, आपका अपना ब्लड रिलेशन ही ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा होता है। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? पार्टनरशिप, मैं पार्ट सी पढ़ रहा हूं। अ पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर joint families where the total number of members of such families excluding the minor members does not exceed 50। दो खानदान आपस में भी, जी 20 लिखा होता, मैंने क्या बोला? 50। अच्छा मैं वापस से पढ़ लेता हूँ। A partnership of 2 or more joint families where the total number of members of such families excluding the minor member does not exceed 20। इसका मतलब ये है कि जो जॉइंट फैमिली बिजनेस है, अगर 2 जॉइंट फैमिली बिजनेस आपस में पार्टनरशिप कर ले, एक स्मॉल लेगा एक स्मॉल लेगा, और दोनों आपस में पार्टनरशिप कर ले, उसके पास पानी का बिजनेस है, मेरे पास जमीन का बिजनेस है, मैं कहता हूं यार आओ बिजनेस करते हैं, मेरे खेतों को पानी तुम ही देना। अगर जॉइंट फैमिली पार्टनरशिप करके मेंबर 20 से ज्यादा हो गए प्यारे बच्चों, अब आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, बिकॉज अब ये आपके खानदान का बिजनेस नहीं है, अब ये 2 जॉइंट फैमिलीज आपस में क्या हो रही है? एसोसिएट हो रही है। अब आप इस डेफिनेशन में फॉल कर जाओगे और अब आपको कंपनी बनाना मैंडेटरी आपके लिए। यहां तक बात समझ आती है? तो पहला केस सुनिएगा, हाँ जी इनसे बोल दो यार। तो मैं इस चीज पे 50 बच्चे कैसे पैदा कर लिया? तुम ऐसा कंपनी का शिकार हो रहे हो। हाँ जी, जॉइंट फैमिली, सुनिएगा मेरी बात, अगर एक ही जॉइंट फैमिली है, परदादा, दादा, बाप, औलाद ये आ रहा है, क्या ये मेंबर, ये 22 अगर है, ये 22 लोग हैं, क्या इनको कंपनी बनाना जरूरी है? ये एक्सेप्शन में फॉल कर जाएंगे, एक्सेप्शन में फॉल कर जाएंगे। ये 2200 हो जाए, एक्सेप्शन में फॉल कर जाएंगे। ये 22,000 हो जाए, एक्सेप्शन में फॉल कर जाएंगे। क्यों सर? तुम तो नहीं उसमें से एक 22,000 में से, तो 22,000 भी हो जाए ये एक्सेप्शन में फॉल कर जाएंगे। लेकिन अगर एक जॉइंट फैमिली ए है और दूसरी जॉइंट फैमिली बी है, इसके पास 12 मेंबर्स हैं, इसके पास 10 मेंबर्स हैं, और अब ये दोनों आपस में पार्टनरशिप या एसोसिएशन करते हैं, अब इनको कंपनी बनाना लाजमी है। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ये खैर बिजनेस लॉ में आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। डी, फर्ग्यूसन
KPMG, EY, Deloitte, यूसुफ आदिल, JT, BDO, 20 से ज्यादा मेंबर्स हैं। फर्ग्यूसन के 100 पार्टनर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। हाँ जी, 20 से ज्यादा पार्टनर्स हैं। और सारे के सारे क्यों एसोसिएट हुए, सबने क्यों पार्टनरशिप करी है? उनका ऑब्जेक्ट क्या है? बिजनेस। लॉस में तो नहीं काम करेगा ना यार, फर्म में तो पैसा कमा रही होती है। एक जमाना था कि वो जिसका 500 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट होगा उसके ऊपर सुपर टैक्स लगेगा 4% का। आपकी टॉप की 6 फर्म्स के ऊपर ही टैक्स लगा था। इट मींस योर प्रॉफिट वाज मोर देन, जाहिर सी बात है गेन कमाने के लिए बैठे हैं। अगर गेन कमाने के लिए बैठे तो कंपनी क्यों नहीं बनाते? हाँ जी, प्रोफेशनल्स है प्यारे बच्चों। यहाँ पे सब सेक्शन डी आ जाता है। अ पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी ऑन प्रैक्टिस एज lawyers, accountants or any other profession where practice as a limited liability company is not। अच्छा, limited liability को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर ले, ये हमारी इंशाल्लाह अगली क्लास का होगा कि कुछ टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, या तो पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी, सही है। उसमें जो मेंबर्स जो कंपनी बनाते हैं वो अपनी लायबिलिटी को या तो लिमिटेड रखेंगे या अनलिमिटेड रखेंगे। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट थोड़ी देर के लिए बस आप हाईलाइट कर लें, हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको। आप पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी ऑन प्रैक्टिस एज लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और एनी अदर प्रोफेशन वेयर प्रैक्टिस एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी is not permitted under the relevant laws or regulation। तो इसका मतलब क्या है कि PwC, KPMG, अगर ये 20 से ज्यादा लोग हैं तो इन्होंने कंपनीज एक्ट को झांका ही नहीं। क्यों नहीं झांका? इन्होंने किसको देखा? ICAP, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961, और वहां पे ये लिखा हुआ है कि कल को अगर आपने कोई फर्म खोलनी है तो आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नहीं बना सकते। अगर आप आए उसी पेज नंबर 4 पे, और आखिरी में एक बॉक्स आ रहा होगा ICAP का, और ये ICAP ऑर्डिनेंस का लिखा हुआ है। नो कंपनी लिमिटिंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान और elsewhere shall practice as a चार्टर्ड अकाउंटेंट। PwC कंपनी बना के प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस नहीं कर सकती। KPMG कंपनी बना के चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? अब इस सबसेक्शन डी को वापस पढ़े। पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी ऑन प्रैक्टिस एज अकाउंटेंट, या यूं समझे आप PwC फॉर्म टू कैरी ऑन प्रैक्टिस एज अकाउंटेंट्स वेयर प्रैक्टिस एज अ कंपनी is not permitted under the Chartered Accountant Ordinance 1961। और वो ऑर्डिनेंस आपसे कहता है कल को आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए आप कंपनी अगर आप हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तभी इस सब सेक्शन को मैं देखूं तो PwC में 20 से ज्यादा लोग हैं, पैसे कमाने के लिए बैठे हुए, पार्टनर्स 20 से ज्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद प्यारे बच्चों वो कंपनीज एक्ट में फॉल नहीं करता। बिकॉज ICAP किसके हिसाब से बना है? अपने ऑर्डिनेंस के हिसाब से बना। वो ऑर्डिनेंस खुद कहता है कि आप कंपनी, जब एक तरफ कानून ये कह रहा है कि आप कंपनी नहीं बना सकते, दूसरी तरफ कानून कह रहा है कि आप कंपनी बनानी है आपको, तो प्यारे बच्चों मैं किसकी बात मानूंगा? मैं उसकी बात मानूंगा जिसके हिसाब से मैं बनाऊं। मैं किसके हिसाब से बनाऊं? मैं ICAP ऑर्डिनेंस। वो मुझे मना कर देता है कि आप कंपनी नहीं बना सकते। तो जब वहां पे मुझे मना किया गया, और उस कानून को भी फेडरल गवर्नमेंट ने पास किया है, उस कानून को भी आपके मुल्क फेडरल गवर्नमेंट, जब फेडरल गवर्नमेंट कह चुकी है आपको कि आप कंपनी नहीं बना सकते, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट लेके आती है और वो आपसे कहता है कि कंपनी बनाए, तो उसने कंपनीज एक्ट बनाते हुए ये एक्सेप्शन डालती है कि अगर किसी और लॉ के हिसाब से बने और वो तुम्हें अगर मना करता है कंपनी बनाने से, तो मैं भी तुम्हें अलाउ करता हूं कि तुम कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है? क्लियर है? मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार इसको सुकून से पढ़े, इस सेक्शन को सुकून से पढ़े। जी मेरे भाई। बिल्कुल है। ICAP क्या है? NPO है। NPO समझते हैं ना? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझते हैं ये बात? NPO। अच्छा, मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं। आप
वो शख्स है जिसने आई कैप बनाया, आप एज्यूम करेंगे। जब आपने आई कैप बनाया, आप एक बॉडी बनाने जा रहे हैं, आपको किसी ना किसी के पास जाना पड़ेगा, सही है। आप फेडरल गवर्नमेंट के पास गए, लेकिन स्कीम भी चेंज होती है, किसके पास जाना पड़ता है? फेडरल गवर्नमेंट के पास। आप फेडरल गवर्नमेंट के पास गए, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा यार कंपनी तो अलग चीज है, कंपनी तो एक अलग चीज है, उसमें डायरेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स, और आप एक काम करें, मैं आपके लिए कि आप उसके हिसाब से चल सकें, मैं आपके लिए एक ऑर्डिनेंस बनाता हूं। क्या ऑर्डिनेंस बनाता हूं? सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961, मैं आपके लिए ऑर्डिनेंस बनाता हूं, सही है। आप अपना इनकॉर्पोरेशन मेंबर को इनकॉर्पोरेट करना, चीजें सारी करना, ये सारी किसके हिसाब से होंगी? ये सीए ऑर्डिनेंस 1961 के हिसाब से होंगी। टेक्निकली इसके अंदर भी आर्टिकल का सोचें, अगर मैं मेंबर हूं और 10 लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, तो मैं 10 वोट दे सकता हूं। क्या मैं 10 के 10 वोट एक बंदे को दे सकता हूं? 7 को दे सकता हूं। ये सारा प्रोसेस क्या लिखा हुआ होगा इस ऑर्डर? शेयर तो है नहीं, सही है। अच्छा, मैं इसके हिसाब से बन गया, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 नहीं होता, तो मैं फिर कहां जाता? फेडरल गवर्नमेंट कहती भाई एक बना हुआ है, क्या नाम है इसका? कंपनीज एक्ट 2017, तुम यहां चले जाओ यार, तुम इसके हिसाब से एक कंपनी बना लो। अब जब मैं इसके हिसाब से कंपनी बनाने जाऊंगा, तो मुझसे एसएसबी पूछेगा भाई कंपनी क्यों बनानी है? कंपनी इसलिए बनानी है ताकि स्टूडेंट्स का ख्याल रख सके, मेंबर से ख्याल रख सके, मेंबर्स को ट्रेनिंग दे सके, फर्म सही चल रहा है नहीं चल रहा वो सारी चीजें कर सके, आईफेक से कम्युनिकेट कर चुके हैं, आइजा से कम्युनिकेट कर सके। उसने कहा अच्छा, मतलब आप इसके मेंबर्स कौन होंगे? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो अल्टीमेटली इसके मेंबर्स बन होंगे। तो ये जो पैसा तुम्हारे पास आएगा, ये जो प्रॉफिट आएगा, इसका क्या करोगे? ये प्रॉफिट मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो सुनिएगा मेरी बात को, ये प्रॉफिट मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट। आप सोचे जिसने इंडस हॉस्पिटल बनाया और आपका खून ले रहा है और आगे बेच रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है, और जिस बंदे ने इंडस बैंक बनाया वो प्रॉफिट सारा अपने पास ले ले, क्या आई कैप उस क्या कंपनीज एक्ट उसको नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट कर सकती है? तो ट्रीट कर नहीं सकती। तो सेक्शन 42 43 में जब हम आएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि जिसका पर्पस क्या होगा कि अपने फॉर एग्जांपल मेंबर्स को देखना हो, मेंबर्स के लिए कुछ करना, या सोसाइटी के लिए करना, या एजुकेशन के लिए कुछ करना। अगर, और इसकी सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? अगर प्रॉफिट आ गया उसको आप मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट। आई कैप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 10 अरब का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, 1 रुपया मुझे नहीं मिल सकता, मैं मेंबर हूं, 1 रुपया मुझे नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि इसके प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट, जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते तो जो डिविडेंड्स वाले सेक्शन है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई और बंदा चाहता है, फॉर एग्जांपल एकेडी अकील करीम डैडी, और वो कहता है कि जी मैंने एक ब्रोकरेज हाउस बनाना है लेट से, और मैंने ब्रोकरेज हाउस बनाना है, क्यों बनाना है? ताकि मैं शेयर्स पे सेल परचेज कर सकूं और इससे पैसे कमाऊं, और पैसे कमाऊंगा तो खुद लेके जाऊंगा या मेंबर्स लेके जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये एनपीओ में फॉल, बिकॉज इसका प्रॉफिट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिविडेंड की फॉर्म में, बोनस की फॉर्म में, राइट इश्यू की फॉर्म में। क्या क्लियर है? तो जब हम इंशाल्लाह सेक्शन 42 में आएंगे, उसमें यहां तक लिखा हुआ है कि भाई अगर आप ये कंपनी बनाएंगे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, आपके नाम में क्या लिखा हुआ आना चाहिए, क्या मैं आपको रियायत दे सकता हूं, आपने इन कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। बाद में अगर 1 रुपया भी लेके गए ना, मैं आपकी लाइसेंस को क्या कर दूंगा, मैं कैंसिल कर दूंगा और आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करूंगा। पेनल्टी फिर लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ पे? तो अगर आप एक बार इसको वापस से पढ़ें, जल्दी से पढ़ें इसको, इसी सेक्शन को वापस से एक बार पढ़ें, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसकी वजह से हमें आगे की सारी क्लासेस में हमें इंशाल्लाह हेल्प हो रहा होगा। सॉरी, इसमें अप्लाई कर रही है सब सेक्शन पूरा बोलो, सेक्शन 9 का सब सेक्शन। हाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ,
मैं आपको और आसान एग्जांपल देता हूं। एप्टेमा का नाम सुना? ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी टेक्सटाइल होती है तो उसका एक एसोसिएशन बनी है, इसका नाम है एप्टेमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। जब ये एसोसिएशन बन रही होगी, अगेन उस वक्त डिपेंड करता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई कानून बनाया है। अगर उसके लिए कोई कानून नहीं बनाया तो बाय इनहेरेंटली इंप्लाइडली उसके ऊपर कौन सा कानून अप्लाई हो जाएगा? अब डिपेंड करता है भाई पैसे कमाने के लिए आए हुए हो, हाँ जी पैसे कमाने के लिए आ जाओ जी, इस सेक्शन के हिसाब से बनो। नहीं जी पैसे कमाने के हिसाब से नहीं आया, आ जाओ जी सेक्शन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 42 के हिसाब से। डिपेंड करता है कि आप जो एसोसिएशन, बॉडी, कॉर्पोरेट जो भी बना रहे हैं, क्या आपके ऊपर कोई ऑलरेडी कानून बनाया गया है कि आप उसके हिसाब से बनना है। अगर आप उसके हिसाब से बने हुए हैं, कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होगा, फिर वो कानून देखा जाएगा वो कानून क्या कहता है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं आज बैठ के ये बोलूं ऑल सीए एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, मैं इस तरीके से एक बनाऊं बॉडी, सही है। जब मैं ये एसोसिएशन बनाने जा रहा हूं तो मैं कहूंगा इसका जो लीगल स्टेटस है, क्या फेडरल गवर्नमेंट मुझे कोई कानून के तहत इसको बनाने दे रही है, क्या मेरे ऊपर अपना कोई कासा एक्ट अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कासा एक्ट मेरे ऊपर अप्लाई हो रहा है तो मैं कासा एक्ट के हिसाब से बनूंगा, मेरे सारे मामला कासा एक्ट के हिसाब से चलेंगे, कंपनीज एक्ट के हिसाब से। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं यार ये तो कासा एक्ट तो है ही नहीं कोई इस दुनिया में, तो अब मुझे अगर एक कोई बनानी है, इसका एक लीगल स्टेटस हो, हाँ जी, और मैं आपसे कहूं यार जब तक आईकेएफ फीस नहीं करेगा, मैं आपसे कहता हूं मैंने एसोसिएशन बनाई है, मैं आपसे कहता हूं अगर आईकेएफ फीस कम नहीं करेगा, आए मैं और आप वादा करते हैं हम लोग पर्चा देने नहीं जाएंगे। और आप लोगों ने मेरी बात मान भी ली और आईकेएफ ने कहा कोई बात नहीं मैं फेल कर दूंगा, और आईकेएफ ने आपको फेल भी कर दिया और आप मेरे पास आए, सर आपने कहा था पर्चा नहीं देना, हमने नहीं दिया, हमारे तो 6 महीने जाया हो गए, इतने का नुकसान हुआ, आए ये अमाउंट आप मुझे, प्यारे बच्चों ये अमाउंट आप मुझसे मांग सकते हैं बिकॉज मेरी लीगल हैसियत कोई नहीं थी। लेकिन अगर मैंने कोई एसोसिएशन बनाई है या कोई इस तरह का अरेंजमेंट किया है, मुझे चेक करना पड़ेगा मेरे ऊपर कानून कौन सा अप्लाई हो रहा है। अगर उस चीज का कानून, आप दुनिया की जो भी कोई भी पार्टनरशिप कर ले, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होना तो उसके अंदर लिखा हुआ है पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, उस फर्म की लायबिलिटी क्या है, तो वो चीज वहां पे ऑलरेडी मेंशन है। क्लियर है प्यारे बच्चों? जब भी आप एक एसोसिएशन बनाएंगे उसका एक लीगल स्टेटस होगा। लीगल स्टेटस में सिंपल सी चीज है, क्या कोई और कानून के तहत आप बने हो, क्या वो आपको एक्नॉलेज करता है, क्या वो आपको रेगुलेट करता है। द आंसर इज यस, कंपनीज एक्ट में फॉल नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई कानून है ही नहीं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंपनीज एक्ट के अंदर फॉल करना पड़ेगा। अगर आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस है तो मैं पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हूं, मुझे अब कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। क्या यहां तक बात? मैं कैसे यहाँ पे एजीएम करूं यार? एग्जैक्टली सेक्शन 9 ये आपको बताता है कि भाई आपको कंपनी बनानी है या नहीं बनानी, कौन सी बनानी है, कैसे बनानी है, उसके लिए आगे सिलेक्ट। सेक्शन 12 है मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, कंपनी कैसी हो सकती है, तो वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। बट क्या याद है? क्लियर है दोस्त? क्लियर हो? अच्छा इसमें एक मजे की बात, अब मैं कुछ सवाल पूछना आपसे। No association, partnership or entity consisting of more than 20 member का वर्ड क्यों यूज नहीं किया गया? No association, partnership or certain or entity consisting of more than 20% मेंबर का वर्ड क्यों यूज नहीं किया? आप कंपनी नहीं हो अभी, आप कंपनीज एक्ट में जब फॉल ही नहीं कर रहे हैं तो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन को भी यूज नहीं कर सकते आप। यहाँ पे मेंबर का वर्ड खुदा का वास्ता है पेपर में नहीं। मेंबर्स कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर्स लेके बैठे हुए, जिन्होंने कंपनी बनाई हुई है, वो मेंबर्स कहलाते हैं। तब थोड़ा बहुत आइडिया है कि जो लोग कंपनी बनाते हैं या जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? वो मेंबर्स कहलाएंगे। यहाँ पे मेंबर का वर्ड यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना? आप कंपनी बने ही नहीं हो अब तक। जब कंपनी बने ही नहीं हो तो कंपनी के शेयर कैपिटल, मेंबर्स, इनके वर्ड आप यूज, हाँ जब बन जाओगे फिर मेंबर्स के वर्ड आप यूज कर सकते हो। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसी तरीके से जो लोग कंपनी बना रहे होते हैं, जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो जाती, उन लोगों को खिताब किया जाता है प्रोमोटर के नाम से, उन लोगों को खिताब किया जाता है सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम के हिसाब से, उन लोगों को कंपनी सेट खिताब करता है पर्सन के नाम से। लेकिन जहां कंपनी बन गई उसके बाद मेंबर्स के नाम पर, अब कंपनी फॉर्म हो चुकी है, अब कंपनी सेक्टर सेक्शन अप्लाई होंगे। क्या याद? मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आप कभी भी एक कॉमन सेंस अगर आपके अंदर होगी ना, आप कभी भी मेंबर का वर्ड इन एरियाज में यूज नहीं कर रहे हो। मतलब रट्टा लगाना, लेकिन यार खुदा का वास्ता है इस तरीके से आपको पता होगा कि ये वर्ड अगर आपने यूज कर लिया, आपने ब्लंडर कर दिया है। इस सब सेक्शन 1 में कंपनी का वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अनलेस के बात होगा।
अनलेस आप कंपनी रजिस्टर फॉर्म करें, उससे पहले कंपनी का वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो बनी नहीं है अब तक। तो कभी भी उससे पहले पर्सन, एसोसिएशन, आप मेंबर का वर्ड यूज नहीं कर सकते। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे भाई? अच्छा जी, नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20%। एक एग्जांपल है IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस, कितने पर्सन है? 2। क्या मसला है? कहने को तो आसान, लेकिन आप कितने पर्सन है वापस से? नहीं, यहाँ पे कह रहा है ना, नो एज ए पार्ट ऑफ एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन। एंटिटी तो एक ही है, लेकिन बनाने वाले तो 10-15 होंगे ना यार। कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20%, कितने? 2, 1, 6 सर। सेट है। 2%, 20 से ज्यादा नहीं है, कंपनीज एक्ट में फॉल नहीं करता, पार्टनरशिप एक्ट के तहत बना हुआ ऑलरेडी। यहाँ तक बात समझ आती है? क्लियर है हम सारे यहाँ तक? सर अली अहमद भी तो है, द ग्रेट सर केफे भी तो है, सर दा भी है, उमर भी है, रेहान भी है, सर नासिर हो रहा है, PRC भी 10 टीचर्स हैं, ये सारे मिला सर ताहिर, ये सारे मिला के तो 30 हो गए। ये एम्प्लॉइज है सर, मुझे बनाओ तो सर, ये तो एम्प्लॉइज है, ये क्या लिखा हुआ है तो पर्सन नहीं है, पर्सन नहीं है, पर्सन तो है लॉ के हिसाब से। कहाँ लिखा है लॉ में? मुझे दिखा दो। मेरे सामने तो बोलिएगा ना लगा लिखा है। मैं आपको सिर्फ एक ट्रेलर दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, जल्दी देखें, ये मसला है। अब अभी तक तो एक सेक्शन कितना आसान लग रहा था, समझ में भी आ रहा था, जहां मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रख दी और पेपर में ये सवाल आ गया कि एक इंस्टीट्यूट एजुकेशन का 2 बंदों ने बनाया, 15 टीचर्स है और 8 पियोन है और 4 चपरासी हैं और ये बंदे और ये बंदे, और ये टोटल मिला के 22 बंदे। बताएं क्या इसके ऊपर सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 अप्लाई होगा या फिर पार्टनरशिप एसोसिएशन वाला सेक्शन अप्लाई होगा? कहाँ लिखा है? क्या ये पर्सन्स नहीं है? हाँ, प्रॉफिट आपको क्या लगता है फ्री में नहीं प्रॉफिट के लिए बने भाई? ऑल्दो हो नहीं रहा लेकिन बने भाजी। हाँ सर आप ऑनलाइन से जवाब लेंगे या नहीं लेंगे? ये लॉ में मजा है, आप समझ रहे हैं? जहां एक सेक्शन आपको अच्छा और आसान लगने लगेगा वहां आपके सामने इस तरह के ट्रेलर आना स्टार्ट होगा। यही रीजन है कि जब पेपर में ये सवाल आता है तो आप जितना अच्छा रट लें इसको। देखिए मैं उसकी भी लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे ये वर्ड लिखना है, यहाँ पे ये वर्ड नहीं लिखना, ये चीज है। लेकिन जहां आई कैप आपसे यहाँ पे यूज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है, बच्चा कहता है यार मेरे सामने भी अगर कंपनीज एक्ट होता ना ओरिजिनल वाला, मैं क्या लिखूं उसको? आप समझ रहे मेरे भाई? अगर आपके सामने भी कंपनीज एक्ट है ना, पढ़ा हुआ है ना, कंपनीज एक्ट सामने हैंड आउट पढ़ा हुआ है ना, तो पढ़े इसको, लिखे आंसर। पर्सन की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है, पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन है। पर्सन की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है, पर्सन और IFRS में तो होगी नहीं, तो चार ही किताबें पढ़ते हैं ना, तो लॉ में डिफाइन नहीं है पर्सन की डेफिनेशन। अच्छा ये सवाल समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? मैं वापस से पढ़ता हूँ। नो एसोसिएशन पार्टनरशिप एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20%, देयर आर 30%। कहाँ लिखा हुआ है ओनर्स? एग्जैक्टली पढ़े पूरा सेक्शन। नो एसोसिएशन पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20% shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of gain by the association। अगर MI और MQ ने ये चीज बनाई है तो हम पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करेंगे, बाकी फॉल, बिकॉज बाकी गेन नहीं कमा रहे, बाकी ने IQ नहीं बनाया गेन कमाने के लिए, बाकी अपना टीचिंग कर रहे हैं, जो रेट्स है वो ले रहे हैं, जो एग्रीमेंट है वो कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट एक्विजिशन ऑफ गेन किसका है? IQ स्कूल ऑफ, जिन लोगों ने इसको फॉर्म किया है, जब IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस बन रहा हो, जिन लोगों ने इनको फॉर्म किया है
वो लोग पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। उसके बाद मैं इस टीचर को हायर करूं, फला को हायर करूं, ये अरेंजमेंट करूं, पियोन हायर करूं, फाइनेंस का बंदा रखूं। इन लोगों ने फॉर्म नहीं किया प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश, इन लोगों ने फॉर्म नहीं करा है। और इनका पर्पस इंस्टीट्यूट से गेन कमाना नहीं है, इनका पर्पस इस सोसाइटी, बॉडी, एसोसिएशन, पार्टनरशिप, एंटिटी, इससे गेन कमाना नहीं है। इनका एक अरेंजमेंट है, इंस्टीट्यूट लॉस में चले तब भी इनको 30,000 रुपए देने, इंस्टीट्यूट फायदे में चले तब भी इनको 30,000 रुपए देने, इंस्टीट्यूट 30 अरब रुपए कमाए तब भी उनको 30,000 रुपए पे करने। तो एक्विजिशन ऑफ गेन MI और MQ है, एक्विजिशन ऑफ गेन, बाकी फाइनेंस, एडमिन या टीचर्स नहीं है। तो यू देखें, आप चौथी बार आपकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन जब आपके सामने एक सिनेरियो आएगा तो आपको फिर चीजें रियलाइज होंगी कि हाँ यार, इसके अंदर इस तरीके से चीजें लिखी हुई है। और जब तक हम लॉ से बात नहीं करेंगे, लॉ की जबान में बात नहीं करेंगे, जहां एक सेक्शन पढ़ के चला जाए, पेपर में सवाल आ गया, अब जहां आप कंफ्यूज हो गए ना, इसका मतलब आप रेडी नहीं है, आप पेपर देने के लिए रेडी नहीं है। तो वापस से पढ़े, नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20% शैल बी फॉर्म। तो 20 लोगों ने नहीं बनाई थी, बनाई कितने लोगों ने थी? 2 लोगों ने। फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस दैट हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट एक्विजिशन ऑफ गेन बाय द एसोसिएशन। बाकी को अगर मैं कोई पेमेंट करता हूं, कुछ करता हूं, तो वो आईक्यू के गेन या लॉस पर डिपेंडेंट नहीं है। वो उनके साथ मेरा एक सेपरेट कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है, जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई हो रहा होगा, और उसके तहत मैं उनको पेमेंट कर रहा होता हूं। कि यहां तक बात समझ आती? चाहे आईक्यू गेन में आए, चाहे लॉस में आए, चाहे आप लोग फीस पे करें, चाहे मैं फ्री में अनाउंस करूं, आईक्यू के गेन और लॉस से उनका गेन और लॉस डिराइव नहीं होता। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो इसका मतलब है ये अभी भी 2% ही है, और चूंकि ये 2% से 20 से कम है, तो इनको कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। और हम लोग पार्टनरशिप एक्ट के तहत, जी मेरे भाई, बना सकती है। तभी कंपनी की डेफिनेशन क्या है? नो कंपनी शैल बी फॉर्म एंड, अच्छा, फॉर्म का आप सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 12, जो कि लिखा हुआ है मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। तो यहां पे ये लिखा हुआ क्या है? यहां पे अगर वो ये लिख देता कि 20 से ज्यादा लोग आके कंपनी बना सकते हैं, तो इसका मतलब है मैं चाह के भी कंपनी नहीं बना सकता। यहां पे जो पर्सन्स को डिनोमिनेट किया गया है, वो कहा गया है कि अगर एक बंदे हो अब भी कंपनी बना सकते हो, अगर 2 बंदे हो अब भी कंपनी बना सकते हो, अगर 3 बंदे हो अब भी कंपनी बना सकते हो, 3 से ज्यादा, इट मींस आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस अगर चाहे तो कंपनी बना सकता है। क्यों? फॉर्म का जो सेक्शन है, सेक्शन 12, वहां पे पर्सन के ऊपर जो लिखा गया है वो 1% से स्टार्ट करता है। अगर मैं 1% हूं या 2% हूं या 3% हूं या 4% हूं, मैं बैठ के कंपनी बना सकता हूं। ऑल्दो मैं चाहूं तो ना बनाऊं, लेकिन वॉलंटरीली अगर मैं चाहूं तो मैं, और मैं क्यों बनाऊंगा? मैं इसलिए बनाऊंगा, मैंने एक्सपेंड करना है। और जब मैंने एक्सपेंड करना है तो मैं किसके पास जाऊंगा लोन लेने के लिए? बैंक। जब मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक कहेंगे क्या हैसियत है? हम कहेंगे पार्टनरशिप है। अगर कोई कंपनी अपनी नहीं है, नहीं जी कंपनी, ठीक है जी कंपनी बना लेते हैं, कंपनी बना लेंगे। इससे हमें भी क्या फायदा? कल को हम डिफॉल्ट भी कर गए तो ये कैंपस बेच देंगे, एसी वगैरह वो लोग बेच देंगे, हमारे ऊपर नहीं आएंगे। तो वॉलंटरीली ऑप्शन भी है कंपनी बनाने का, बिकॉज कुछ फायदे भी और कुछ नुकसान भी है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ तक आज की क्लास में हमने थोड़ा सा और पढ़ना था, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी एक मीटिंग है और मैंने फर्म के लिए जाना है, तो आज के लिए माजरत। इंशाल्लाह अगली क्लास हमारी कब होगी? सैटरडे को होगी। लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हो गया प्यारे बच्चों। एक चीज को प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी देखनी है, इस तरह की डायग्राम्स भी बनानी है, इलस्ट्रेशन जब तक सामने नहीं रखेंगे और इसका आंसर लॉ से ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक मुश्किल होगा। लेकिन जैसे जैसे कोर्स बढ़ता रहेगा ये चीजें हमारी और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज अभी तो इसी सेक्शन में घूम रहे हैं, आगे जाकर तो 10 सेक्शंस में हमें घूमना पड़ेगा। डन हो गया प्यारे बच्चों? अपना बेहद ख्याल रखेगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।